नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ बड़ी बहस में मैं हूं हेमंत कुमार। एलएसी पर चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा और इसीलिए सीमा पर तनाव बरकरार है। लेकिन सीमा पर तनाव के बीच भारत ने चीन पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। सरकार ने पबजी समेत चीन के 118 ऐप पर बैन लगा दिया। ये तीसरी बार है जब चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले 29 जून को टिकटॉक समेत 59 तरह के ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। जुलाई में भी मोदी सरकार ने 47 ऐप बंद करने का फैसला किया था। सरकार का यह कहना है कि प्रतिबंधित किए गए मोबाइल ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा थे। फिलहाल जिन 118 चीनी मोबाइल ऐप को बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया, उनमें ज्यादातर मोबाइल गैम्बलिंग ऐप है। पिछले कुछ दिनों से सरकार चीनी ऐप पर प्रतिबंध के साथ ही भारतीय ऐप को विकसित करने और प्रचारित करने में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई भारतीय ऐप की प्रशंसा कर चुके हैं। मोबाइल गेम बनाने के लिए भी स्टार्टअप को प्रेरित कर चुके हैं। हाल ही के दिनों में प्ले स्टोर पर भी कई भारतीय इस तरह की एप्लीकेशंस लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रही है। इसी को लेकर के आज करेंगे सूबे की सबसे बड़ी बहस। तो प्रतिबंधित ऐप्स की सूची में युवाओं और बच्चों में सबसे प्रसिद्ध गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। आपको बता दें कि यह वही गेमिंग ऐप है जिसके पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे। पबजी खेलने के दौरान बहुत बच्चों ने अपने माता पिता की जमा पूंजी को भी इस गेम में लगा दिया था और कुछ ने इस गेम को न खेलने देने के लिए भी अपनी और अपने परिवार वालों की जान भी ले ली थी। और ऐसे में अब इस एप्लीकेशन पर पाबंदी लगने से पेरेंट्स काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना है कि सरकार ने पबजी को प्रतिबंधित करके बहुत सही निर्णय लिया है। अब बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और उनकी आंखों पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। पबजी बैन होगी, बहुत अच्छी बात है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे और पबजी में सारा दिन लगे रहते थे और उनकी आंखों पर इफेक्ट पड़ता था। पबजी बैन हुई है, बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि बच्चों की आइज के इफेक्ट पड़ रहा था और बच्चे बाकी चीज़ मत सोच के रात भर गेम खेलते थे। मैं एक टीचर हूँ और आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि इंडिया ने जो है पबजी बैन कर दी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो पेरेंट्स की कंप्लेंट आती थी कि बच्चे जो हैं वो गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, इससे उनके माइंड पे फ़र्क पड़ता है, आइज़ पर उनके फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बंद करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने। इसके अलावा उन्होंने टिकटॉक और 118 मोबाइल ऐप्स भी बंद किए हैं, तो बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने ये। मैम, पबजी बैन करके सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो जैसे पबजी प्ले करते थे बच्चे, तो पहले आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता था, घर वाले भी डिस्टर्ब होते थे, सारा दिन पबजी पे लगे रहना तो अच्छी बात नहीं थी। ये बहुत माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो अब बहुत अच्छा हो गया कि बैन कर दिया सरकार ने। तो ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने ये जो एप्लीकेशंस प्रतिबंधित की है आखिर इसके मायने क्या है। उसके बाद बड़ी बहस पर जाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि 118 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया गया, जिसमें पबजी भी शामिल है। तीसरी बार चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई है एक एक करके। 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐप प्रतिबंधित किए गए थे। 28 जुलाई में 47 ऐप प्रतिबंधित किए गए थे और इसके बाद ये 118 एप्लीकेशंस प्रतिबंधित की गई है। उस सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने फैसला किया, ये बताया कि ये भारत की सुरक्षा पर खतरा है और डाटा चुरा सकते हैं, डाटा चुराते हैं, इस तरह की जानकारी भी दी गई है। तो 29 जून को टिकटॉक समेत 59 तरह के एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद सरकार ने 28 जुलाई में 47 ऐप बंद किए थे और ज़्यादातर मोबाइल गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मोबाइल पर अलग अलग तरह के डिजिटल खेल हैं। पबजी समेत कुल 18 तरह के ये गेम्स हैं जिन पर प्रतिबंधित किया गया है। सरकार की ओर से मंत्रालय ने इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा कि 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न सूत्रों से शिकायतें मिली। कई ऐसी रिपोर्ट आई जिनमें पता चला कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल एप्लीकेशंस उपयोगकर्ताओं का डाटा
चुरा रहे थे, भारत से बाहर लोकेशंस पर अव्यवस्थित तरीके से भेज रहे थे। तो इसे लेकर के ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तीसरी बार ये तीसरी दफा है, तीसरा मौका है जब इस तरह से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले 29 जून को लगाया गया था 61 एप्लीकेशंस पर, इसके बाद 28 जुलाई को 47 एप्लीकेशंस पर, और ये तीसरी बार 118 एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही भारत चीन बॉर्डर पर हालात इस वक्त तनावपूर्ण हैं। एलएसी की हम बात करें, दोनों देशों ने बॉर्डर पर सैनिक क्षमताओं को बढ़ा दिया है, और ऐसे दौर में भारत और चीन दोनों तरफ से टैंक तैनात कर दिए गए हैं सीमा पर। घुसपैठ की कोशिश के बाद ये हालात बिगड़े हैं। लगातार चीन जो है वो अपनी नापाक कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश हुई थी, और उसके बाद भारत और चीन सीमा पर तनाव जाहिर सी बात है कि बढ़ गया है। चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, और इसके बाद ये डिजिटल स्ट्राइक मानी जा रही है। क्या इसे डिजिटल स्ट्राइक माना जाए, क्योंकि अलग अलग चरणों में सरकार की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर ये एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी तो एक साथ क्यों नहीं बंद कर दिया गया, ये भी एक सवाल है। इससे क्या असर पड़ेगा, ये तमाम तथ्य हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 118 चीनी एप्लीकेशंस बंद होने के बाद चीन की धमकी के आखिर क्या मायने हैं, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। क्या चीन का जो सिस्टम है, चीन के सरकारी अगर हम बात करें, उनके आंकड़ों की अगर हम बात करें, चीन की प्रतिक्रिया की हम बात करें, तो आखिर इसके मायने क्या होते हैं। 118 चीनी एप्लीकेशंस बंद होने के बाद चीन की धमकी के मायने आखिर क्या है। क्या चीन के सरकारी अखबार की धमकी से भारत डर जाएगा। पबजी जैसे गेम बंद होने से बच्चों और युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा, आखिर कितना असर इसका पड़ेगा, ये तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरकार इस फैसले का दूरगामी परिणाम है। इसे किस तरीके से देखा जाए, सरकार के तरीके से, आम लोगों के तरीके से, और साथ ही साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनके तरीके से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सीमा पर हालात आखिर किस तरह के हैं, इनका आगे क्या असर होगा। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। जवाहर यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, महिमा सिंह है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल है संतपाल सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है। आयुष अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ है जो इस डिबेट का हिस्सा है। अंकुर कपिल भी हमारे साथ है अर्थशास्त्री के तौर पर। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सबसे पहले जवाहर यादव, इस पर मैं आपकी टिप्पणी से शुरुआत करूंगा। आखिर 3 अलग अलग देखिए फैसला, 29 जून को 61 प्रतिबंधित किए गए, 28 जून को 47 एप्लीकेशंस प्रतिबंधित किए गए, और 3 सितंबर को भी 118 एप्लीकेशंस प्रतिबंधित किए गए। इसके मायने क्या है, क्या सीमा पर तनाव बढ़ता है तो सरकार चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा देती है, या फिर दूसरे मायने भी हैं? अभी तक जून, जुलाई और सितंबर जी कुल मिला के 224 ऐप पर भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं जो कि चीन से संबंधित है, और उसका भारत में इतने बड़े यूजर थे। अगर आप टिकटॉक की बात करें तो 61 करोड़ लोग उसका उपयोग करते थे, वी चैट की बात करें तो 40 करोड़, शेयर इट की बात करें तो 40 करोड़, यूसी ब्राउजर की बात करें तो 13 करोड़, हेलो 10 करोड़, कैम स्कैनर 10 करोड़, और पबजी आपने खुद बताया 3 करोड़। तो एक तरह से अगर उसको मान ले, टोटल माने तो 175 करोड़ जो भारत की आबादी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अनेकों उसका उपयोग करता होगा, पर सबसे अधिक टिकटॉक है, यानी कि टिकटॉक तो एक ही व्यक्ति ने एक ही ले रखा होगा। तो एक तरह से लगभग भारत की जो बालिग आबादी है उसका 50% से अधिक चीन के दायरे में कहीं ना कहीं आता था। वर्तमान समय में परिस्थितियां बदली है। अब केवल युद्ध आमने सामने नहीं लड़े जाते, अब आर्थिक युद्ध स्तर पर अलग युद्ध लड़े जाते हैं, कूटनीतिक स्तर पर अलग लड़े जाते हैं, आमने सामने सेनाएं होती हैं वो भी अलग लड़े जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने इसको भारत के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे गलवान घाटी का मामला हो, चाहे आज पेगोंग का मामला हो, जहां से चीनी सैनिक लगातार 5 दिन से भाग रहे हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं, परंतु भारत के जाबाज सैनिक उनको बार बार उनको आईना दिखाते और पीछे जाने को विवश करते हैं। वो एक युद्ध का एक अलग तरीका है, परंतु मुझे लगता है आज के उसमें आर्थिक घेराबंदी करना भी एक महत्वपूर्ण युद्ध का तरीका है।
उस सूचना और तकनीक के माध्यम से अगर आप भारतीयों की डाटा चोरी करते हैं तो ये भी आप में एक युद्ध का तरीका है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया जिससे हमारी सूचनाएं वहां ना जाए। साथ साथ उन्होंने इससे जो आर्थिक नुकसान हुआ है कि टिकटॉक तो मुझे लगता है दिवाली की तरफ बनने की तरफ कगार पे हो गई है, क्योंकि उस पर जो बैन लगा था वो 29 जून को लगा था। आज उसकी जिस तरह से उसके शेयर गिरे हैं और वो विवश हो रही है अपने को बेचने के लिए, तो इससे लगता है कि सामरिक युद्ध की जगह जगह आर्थिक मोर्चे पे लड़ने वाला युद्ध, कूटनीतिक युद्ध की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितना आमने सामने सेनाएं लड़ती है, या वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तोपों के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से या जल सेना के माध्यम से लड़ती है। उनकी भूमिका जवाहर यादव, आप कह रहे हैं कि कूटनीतिक युद्ध हम लड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कूटनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि चाइना को आज पूरे विश्व में अलग थलग करने के लिए सामरिक युद्ध के साथ साथ कूटनीतिक युद्ध की और आर्थिक लड़ाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वैसे पेटीएम के आंकड़े भी आप बता देते हो तो ज्यादा बेहतर होता कि कितने यूजर्स पेटीएम के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे ले आएंगे उनको भी। महिमा सिंह, एक टिप्पणी इस पर आपकी चाहता हूं, क्योंकि इसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि एक डिजिटल स्ट्राइक की है भारत की ओर से चाइना पर। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो एक कहावत याद आ रही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्योंकि लोगों को तो आप इस भुलेखे में ला सकते हैं कि ये एप्स बंद कर देने से और डिजिटल स्ट्राइक कर देने से चीनी पीछे हट जाएंगे, मगर वास्तविकता क्या है वो यहाँ पैनल पर बैठे सभी एक्सपर्ट्स को भी मालूम है। जनता को शायद अभी नहीं मालूम है, क्योंकि जनता तो इसमें बच्चों के स्क्रीन टाइम का कम होना, जो मैंने अभी प्रतिक्रियाएं देखी, लोग शायद जो हमारे बॉर्डर पर संकट है उससे शायद अवगत नहीं है पूरी तरह से, इसलिए प्रतिक्रियाएं इतने सुपरफिशियल तरीके से आ रही हैं। वरना उन्हें ये समझ में आता कि ये जिस तरह के दांवपेच खेले जा रहे हैं, ये दिखावटी दांवपेच की राजनीति आप जनता को बरगलाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सब जानती है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बातें सामने आएंगी, हमारे नेता राहुल गांधी जी जब से डोकलाम पर इंट्रूजन हुआ था तब से, और उसके बाद गलवान वैली के समय पर, और उसके बावजूद भी हर समय पर इसको जताते रहे हैं, इसके खिलाफ अपनी आवाज सिंगल हैंडेडली उठाते रहे हैं। इसको पहले नियंत्रित नहीं किया गया, अब सीधा सीधा बैन कर दिया। एक साल पहले इसको सोवरेनिटी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्यों नहीं बैन किया गया? पिछले ये बिल्कुल आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इतना ही हमारे देश की सुरक्षा को लेकर खतरा था तो पहले क्यों नहीं बैन किया गया? कितने लंबे समय से चल रहे हैं, क्या सरकार उस वक्त ध्यान नहीं दे रही थी? अब मैं वापस से आ जाऊंगा आपके पास, आपका फ्रेम चूँकि चला गया है, और सीधा अगर इसको हम समझें कि किस तरह से इसका असर होगा। आयुष अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट के तौर पर क्या आप हमारे दर्शकों को ये समझाएंगे कि ये एप्लीकेशंस जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही, इनको बंद करना कितना एक साइबर तरीके से हम देखें तो कितना डाटा चोरी किया जा रहा था? सरकार की ओर से कहा गया कि हमारी सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा पर यह खतरा चीन की एप्लीकेशंस थी। देखिए, सबसे पहले मैं बात ही करना चाहूंगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी नींव जो है, जिसको हम लोग सबसे प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, जो हमारा संविधान है, वो संविधान में कहा गया है सबसे पहले पन्ने पर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इन अ सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजंस जस्टिस फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड ऑल दिस। आप इसको ऐसे समझिए, सिर्फ आप इसको साइबर तरीके से ना समझें। दो चीज यहाँ पे आती है, एक होती है टैक्टिक और एक होती है स्ट्रैटेजी। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के प्रवक्ता जरूर बोलेंगे, विपक्ष के जो सत्ता में नहीं है वो कहेंगे कि ये एक तरीके की टैक्टिक है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है सरकार के द्वारा चीन को घेरने की। लेकिन आप समझिए कि ये जो पबजी गेम है, मैं पबजी के खास तौर पे बात करूंगा, आंकड़ों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड की बात करते हैं तो लॉकडाउन पीरियड में पबजी के 25 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन होते हैं सिर्फ इंडिया में। आप इसको ऐसे समझ लें, डेटा की कहां तक बात है वो तो हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने बताया भी था, और जब मैं उनको सुन रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री को भी सुन रहा था जब मैं प्राचीन से, तो उन्होंने कहा था जब अगर LAC से लेकर LOC तक बात होगी
तो हमारी देश की सेना किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटे। अब मैं बात करता हूं, जहां तक आपने कहा कि डेटा की चोरी किस तरीके से हो रही थी, तो आपको याद हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार इसको लेकर के PIL भी दाखिल हुई थी पबजी को लेकर। उस समय सरकार की तरफ से जो एक वकील थे या फिर उनकी तरफ से बात थी, उन्होंने कहा था कि इट्स डिफिकल्ट टू बैन पबजी नाउ। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सिर्फ डेटा को ना देखते हुए वह उनके इकोनॉमिक स्थिति को भी चोट पहुंचाते हुए इसको रोकने की कोशिश कर रही है। आप अगर डेटा की बात करें, जब सरकार ने लास्ट बैन किया था टिकटॉक वगैरह को, तो इससे घबरा करके पबजी ने कहा था कि अब हम अपने इंडिया के सारे डेटा को डोमेस्टिक सर्वर पे शिफ्ट करेंगे ताकि उनका जो भी डेटा होगा वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नहीं रहेगा। इसकी क्या पुष्टि है, उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया, इसका कोई अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। और जहां तक आप बात समझें कि पबजी बैन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप समझ लें इंडिया की परिस्थिति को देख करके ही कि अगर किसी भी देश के इकोनॉमी के ऊपर चोट पहुंचाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाएगा, कहीं ना कहीं वो परेशान कि अब हमारे देश को सुधारने की जरूरत है। और मैं एक बात यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि चाइना का एक हेजीमोनी चलता है, वो सिर्फ हेजीमोनी मिलिट्री पावर को लेकर के कभी नहीं चला। चाइना का हेजीमोनी रहा कि हमको अपने सारे राइवल्स को खत्म कर देना है। ऐसे कोई भी राइवल्स नहीं बचने चाहिए, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं बचने चाहिए जो हमसे कॉम्पीट कर सके और हम हर तरीके से उनको पछाड़ सकें, ऐसा होना चाहिए। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से करती है कि उनको इकोनॉमिक वे में पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं चाइना को इससे असर जरूर पड़ेगा। डेटा बहुत जरूरी है। एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी था कि डेटा इज गोल्ड। वो ठीक है आयुष जी, वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सीधा एक और आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए डेटा की आप बात कर रहे हैं तो ये तो आरोप फेसबुक पर भी लगे हुए हैं, तो क्या हमें फेसबुक को भी तुरंत प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी खतरनाक है, बाकी के एप्लीकेशंस हैं। और जो चूंकि फेसबुक का तो हमने पूरा एक स्वदेशी निर्मित टेलीग्राफ जो भी है वो भी डेवलप कर लिया है, तो क्या हमें उसी को प्रमोट करना चाहिए? फिर तो अब हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तब भी क्या हम फेसबुक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और एक बात इसी से जुड़ी हुई, क्या ये जो फैसला जो महिमा जी कह रही हैं, ये फैसला अगर इतना घातक है, सरकार को पता था तो आज ये बैन किया गया, ये तो पहले बैन हो जाना चाहिए था, ये पहले प्रतिबंधित हो जाना चाहिए था। एक कहावत है, जब जागो कभी सवेरा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनके लिए आधा पंजाब गया, कश्मीर घिरा और चला बंगाल गया और चीन के हाथ ऊंचा भाग गया। अगर आप इस है तो क्या आपको अपनी पुरानी दिन एक कमेंट फेसबुक पे दे दीजिए, चलिए उस पर आएंगे बाद में। एक कमेंट फेसबुक पर, क्या फेसबुक को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए? डाटा चोरी के लगातार आरोप है। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि अगर सरकार की तरफ आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं वो देख रही है कि डेटा की चोरी हो रही है, तो सरकार को धीरे धीरे हर उस ऐप पर नजर बढ़ाना चाहिए कि कौन सा ऐप, कौन सा वेबसाइट हमारी डेटा अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी और संस्था के लिए काम में ला रहा है। देखिए पबजी को लेकर के सबकी राय है कि पबजी से काफी नुकसान बच्चों को हो रहा था, उसे प्रतिबंध करने के सभी पक्ष में हैं, और बच्चों से लगा करके बड़े तक भी जो इसके एडिक्ट हो गए थे, वो उनका समय भी बर्बाद हो रहा था, तो इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अंकुर कपिल आप अर्थशास्त्री हैं, आप बताएंगे कितना नुकसान डिजिटल स्ट्राइक के जरिए हमने चीन का कर दिया? इतना आसान नहीं है, मगर इसको आगे उसमें देखेंगे तो इनकी जो लगभग हम 250 एप्लीकेशन को हम ब्लॉक कर चुके हैं अभी तक, और 250 एप्लीकेशन को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं उसमें लोगों के टाइम में, तो 3 से 4 घंटे का लोगों का टाइम जो डेली उस पर हम अपॉर्चुनिटी अपनी वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो हमारी पब्लिक है जो फोन पे वेस्ट कर रही थी, तो वो वाला जो टाइमिंग है वो हमारा एक प्रोडक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल होगा। कहना कि ये चीज़ें जो आज की डेट में हो रही हैं, ये चीज़ें 2-4 साल पहले 5 साल पहले जब ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई थी तभी हो जानी चाहिए थी, तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी क्या है कि चाइना का LHC पे जो टेंशन चल रहा है उसको लेके गवर्नमेंट एक तरह से पब्लिक के सेंटिमेंटल के उस पर हिसाब से खेल रही है। तो वो जो ये एप्लीकेशन 250 एप्लीकेशन जो अभी बंद करने की बात हो रही है, और फेसबुक पे ये लोग साइलेंट हैं या बाकी व्हाट्सएप पे साइलेंट हैं,
तो ये क्या इंडिया में अल्टरनेटिव नहीं हो सकता? मोदी जी ने जब कहा है कि यहाँ के लोकल के लिए वोकल बनना है, तो हमारे को अल्टरनेटिव एप्लीकेशन भी लानी पड़ेगी, नहीं तो जो हमारी जो जनरेशन है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमने जो ये 250 एप्लीकेशन बंद करनी है, तो उनकी अल्टरनेटिव भी देखनी पड़ेगी। अगर कल को हम मांग कर रहे हैं कि फेसबुक बंद कर दें या व्हाट्सएप बंद कर दें, तो व्हाट्सएप पे पूरे इंडिया में सारे स्कूल चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे सारे ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारी सारी सोसाइटीज चल रही हैं, तो व्हाट्सएप का हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? वो फेसबुक का अल्टरनेटिव तो हमारे पास है ना। सोचना चाहिए और इंडिया की इंडस्ट्री को उस अल्टरनेटिव की तरफ काम करना चाहिए। तो वो जैसे जैसे एप्लीकेशंस बंद की हैं, तो उनका अल्टरनेटिव भी हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन फेसबुक का अल्टरनेटिव तो है ना, किसी गेम का अल्टरनेटिव होना तो जरूरी नहीं है अंकुर जी। चाइना से कन्फ्रंटेशन चल रही है, तो चाइना की एप्लीकेशंस बंद कर रहे हैं। कल को हमारी कन्फ्रंटेशन अमेरिका से चलेगी, तो अमेरिका की एप्लीकेशंस बंद करेंगे। मगर वो जो लोकल के लिए, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि जो बातें यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए वो अभी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक आप जवाहर जी जो कह रहे थे कि 250 एप्लीकेशन से हमने एक बड़ा आर्थिक नुकसान चाइना को पहुंचाया, हो सकता है हमने पहुंचाया, इससे किसी को वो नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन पेटीएम का इस अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है, इस 250 एप्लीकेशंस का अर्थव्यवस्था का योगदान और पेटीएम की तुलना करके आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? आपको मैं बताऊं, ये जो एप्लीकेशंस जितनी भी ज्यादातर बंद हुई हैं, सारी की गेमिंग एप्लीकेशंस बंद की हैं, जो ज्यादातर बच्चे यूज करते थे या यंग जनरेशन जो यूज कर रही थी। जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे पेटीएम है आपका, बिग बास्केट है, जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो हम डे टू डे चीजों में उसके आदी होते जा रहे हैं। जो हमारी ओला है या पेटीएम है या आपका बिग बास्केट देखोगे आप, या बहुत सारे जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जिनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम काम कर रहे हैं और अपनी जो लोकल कंपनीज है उनको एक तरह से उनके लिए पिछड़ रहे हैं। ये तो कोरोना काल में जो हमारे लोकल भाइयों ने, जो हमारे आसपास दुकानें थी, उनका हमारे को बहुत सपोर्ट मिला है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम देखिए कितनी ज्यादा आ जाने वाली थी कि ऑनलाइन कंपनियों की डिलीवरीज बंद थी सारी, और आसपास की जो शॉप्स हैं, अगर वो भी उस टाइम पे अगर बंद हो। अंकुर, आप ये कह रहे हैं कि हमने चालाकी के साथ वित्तीय एप्लीकेशंस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया? नहीं लगाया। और हमने सिर्फ जनता को सेंटिमेंट करने के लिए सरकार ने गेमिंग एप्लीकेशन बंद कर दी और ये कह दिया कि बहुत बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था पर चीन के हमने डाला है। मैं आता हूं आयुष जी आपके पास, लेकिन हमारे पास डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास एक कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे दरअसल जानना चाह रहा हूं, एक तो सीमा की जो स्थितियां इस वक्त मौके पर हैं, उनको लेकर के विपक्ष भी देखिए सवाल उठा रहा है, सरकार अपनी बात कर रही है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसको आप पहले भी हम लोग इस पर डिस्कशंस कर चुके हैं, आप इसे अभी किस तरीके से देख रहे हैं? और इस मौजूदा परिस्थिति में अगर सरकार की ओर से क्या ये डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर हम देख सकते हैं कि चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो गया? कर्नल साहब। हेमंत जी शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ही टेंशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, और स्किर्मिसेस जो हुए हैं ये विश्व लेवल पे फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि चाइना के लिए तिब्बत एक बहुत बड़ा इशू है। वो तिब्बत के बहादुर जवान जिन्होंने टेबल टॉप को लिया है और शहादत भी दी है, वो उनकी SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के थे, सन ऑफ द सॉइल। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़े और आज हम बड़ी मजबूत स्थिति में हैं और डोमिनेटिंग हाइट पे हैं। जो हमारे हेलमेट टॉप है और पेंगोंग त्सू के हम आज बिल्कुल वहां से हम पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी चिंता है और मैं CIA के साथ तिब्बतन्स का बड़ा क्लोज घनिष्ठ संबंध है। उनकी प्रेस ने
बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना के ये लोगों को बताया कि तिब्बत का जो इशू है वो अलाइव है। जी, उन्होंने ये जब प्रेस में पूछा गया चाइना से, तो वो आग बबूला हो गए इस बात से, तिब्बत का नाम सुनने से। सेकेंडली, हमारे जो ट्रूप्स हैं उनका भी मोराल बहुत हाई है। आप ये देखें, आज 4th डे था ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स का। चाइना नीज पे आ चुका है। ये कंपेनिंग सीजन है, ये लड़ाई का सीजन है। चाइना को ये मालूम है उनके ट्रूप्स एक्लिमेटाइज नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वियतनाम वॉर के बाद उन्होंने कोई फिजिकल बैटल ग्राउंड में लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन हमने, पूरे विश्व को मालूम है, कारगिल की लड़ाई उसी हाइट पे, उसी एनवायरनमेंट पे हमने लड़ी है। और हमारे जवानों का जो है मनोबल बहुत मजबूत है। हमारे सीनियर कमांडर्स ग्राउंड पे जा रहे हैं। अभी मैं आपका पॉइंट आता हूं डिजिटल स्ट्राइक पे। जो वॉर होती है उसके मेंटेनेंस ऑफ एम होता है, जो मिलिट्री कमांडर्स को बताया जाता है, जो गवर्नमेंट के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। और वॉर जो होती है वो टोटल वॉर होती है। इट है मिलिट्री लेवल पे प्लानिंग्स, ऑब्जेक्टिव, प्लस पॉलिटिकल लेवल पे ऑब्जेक्टिव, डिप्लोमेटिकल लेवल पे ऑब्जेक्टिव, वो ऑप्शन एक्सप्लोर किए जाते हैं। प्लस ब्लीड द इकोनॉमी ऑफ द नेबर एनिमी, उसका क्रिपल द इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद आर्थिक फ्रंट पे किया जाए। तो ये जो स्ट्राइक है, ये वन ऑफ द एम, जो दुश्मन को आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत से जो डिजिटल स्ट्राइक की है वो अपने आप में एक अद्भुत है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट की एजेंसीज में थे वो भी स्क्रैप किए हैं। और मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है प्रत्येक नागरिक को, हमें ये लेना चाहिए और हमें इसको ग्राउंड पे उतारना चाहिए। मैं जापान का एग्जांपल दे रहा हूं। जापान के पास कोई भी मिनरल नहीं है, लेकिन उनके जो दुश्मन देश थे उन्होंने उनका कोई आइटम नहीं लेते। ये एक किस्म से आर्थिक वॉर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये निवेदन करना चाहता हूं कि चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करें। बिल्कुल कर्नल साहब, आपकी बात से देखिए मैं सहमत हूं। सरकारी तौर पर भी जो सवाल देखिए विपक्ष से लगातार उठ रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर मुझे भी लगता है कि जब सरकार कहती है कि चाइना के सामान को आप बाइकआउट कीजिए, तब मेरे मन में आता है कि क्यों नहीं हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देती है। उस सामान को कौन ला रहा है, कौन हमारे जो दुकानदार है उन तक पहुंचा रहा है, और अगर हम उसको इस लेवल पर बाइकआउट करते हैं तो आखिरकार उन दुकानदारों का क्या होगा? क्या हम चाइना को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने ही देश के उन दुकानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं जो सामान को खरीद चुके हैं? सीमा से सामान किसकी सहमति से आ रहा है, ये तमाम तथ्य हैं। मैं बाकी आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, सेना को सैल्यूट करता हूं आपकी बहादुरी के लिए, और आपने जो देश के लिए किया उसको भी सैल्यूट करते हैं हम सब लोग। लेकिन चूंकि बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। दरअसल कांग्रेस ने सवाल उठाए और हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर अंकुर कपिल ने भी सवाल उठाए कि सरकार कह तो रही है कि हमने बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की, लेकिन चाइना बैंक का क्या हुआ, पेटीएम का क्या हुआ, बाकी जो चाइनीज वित्तीय ऐप है उनका क्या हुआ? उन पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? या आपको नहीं लगता है, एक सरकार में आप हैं और इस वक्त सरकार में, तो विपक्ष लगातार ये आपसे जानना चाहता है कि आप सिर्फ जो है वो गेमिंग एप्लीकेशंस पर एक्ट कर रहे हैं, वित्तीय एप्लीकेशंस पर एक्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है? देखिए, एक तो हेमंत जी आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए जी, और मुझे लगता है यहाँ रिटायर्ड कर्नल बैठे हैं वो उसकी पुष्टि कर देंगे कि कोई भी रणनीति सरकार की जो सेना से जुड़ी होती है, विरोधी देश के प्रति होती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती। उस पर जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है तब सरकारें करती है, और ये मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। मुझे ताज्जुब होता है, मेरे कांग्रेसी मित्र महिमा जी कह रही हैं कि जी चाइना, आप ये बताइए, आज हमारे इसमें तीनों जो अन्य लोग बैठे हैं जो पॉलिटिकल लोग नहीं है, चाहे वो आईटी के विशेषज्ञ है, चाहे वो अर्थशास्त्री है, चाहे वो
सेना में काम करने वाले, तीनों ने इसकी प्रशंसा की है। और जब ये बोल रहे थे, कर्नल साहब बोल रहे थे, चाइना को लताड़ रहे थे, उसमें महिमा जी की गर्दन नाव में हिल रही थी। तो ये होता है जब जब देश के नागरिक और देशभक्त सैनिक, तो देशभक्त होता ही होता है, जब देश का नागरिक चाइना को लताड़ता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी होता है। आज मेरे कर्नल मित्र का दर्द समझ में आया ना कि चाइना, भारत और चाइना के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट था। आज वो बफर स्टेट चाइना का हिस्सा कैसे बना? आज अगर चाइना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि वो एक स्वतंत्र देश था, आज वो गुलाम कर रखा है, तो चाइना को गुस्सा लाजमी है। इसमें राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है? जिसमें चाइना को गुस्सा आता है उसमें राहुल गांधी को गुस्सा आता है। कितनी नकारापन था कि देश के सिपाही सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, पूरा विश्व उसमें बता रहा था। जवाहर यादव, पाकिस्तान के एक मिनट रुकिए। जवाहर यादव जी, मेरा सवाल तो ये नहीं था, क्योंकि अंकुर कपिल का सवाल था, वो मैंने सवाल किया। देखिए वो ठीक है, हम उससे देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं आपको थोड़ा सा बीच में माफी चाहता हूं, लेकिन इस बात को कहना स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति चाइना के खिलाफ है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि चाइना हम पर हावी हो, सब कोई देशभक्त है सर। अब ऐसा जी, मुझे लगता है सबकी गारंटी आप मत लीजिए। जवाहर यादव, अपनी गारंटी लीजिए। एक मिनट सुनिए भाई, मेरी बात। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला ना सर। अरे भाई सुनिए, मैं दे रहा हूं। आपने सबको क्लीन चिट दे दी। क्या इस देश में गद्दार पैदा नहीं हुए? इस देश का पैदा हुआ इस देश में क्या? अरे एक मिनट सुनिए भाई, आप मुझसे मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ जी। जाकिर नायक आज मलेशिया में छुपा बैठा है। कौन से कांग्रेस के नेता जाके उनके मंचों पे प्रशंसा करते रहे? उसका जवाब कांग्रेस देगी, उसका जवाब देखिए जवाहर जी, उसका जवाब कांग्रेस देगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना था जो अंकुर जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वित्तीय जो एप्लीकेशंस है उस पर अटैक क्यों नहीं है, सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल तौर पर वही समृद्ध करती है चाइना को। अब मेरा नितिन आप उत्तर सुन लीजिए। बोलिए ना सर। देखिए, हाँ, मैंने आपको एक लाइन में कहा, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा भी रहा हूं, मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा हूं, तो मुझे ये पता है, इतनी जानकारी है कि सेना जितनी जानकारी तो नहीं होगी, परंतु कौन सी चीज कब करनी, वो कभी करने से पहले पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती। अगर 35 और 370 का डिनर पहले पिट जाता तो कांग्रेस कदापि उसको हटने नहीं देती, देश में दंगे करा देती। इसलिए कब देश के लिए क्या चीज कब करनी, ये जिन लोगों की ड्यूटी है वो समय पे उचित निर्णय लेंगे। और जब हमने संसद में 35A के लिए, एक तो कांग्रेस कैसे चिल्लाई थी, जब हमने ट्रिपल तलाक का विषय लाया, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस में मातम छा गया हो। तो मुझे लगता है जिन्होंने देश की रणनीति बनानी होती है वो रणनीतिकारों पर छोड़ दीजिए। परंतु मैं विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि आज अगर इन ऐप के माध्यम से मेरे अर्थशास्त्री मित्र कह रहे हैं, मेरे IT विशेषज्ञ मित्र कह रहे हैं, मेरे रक्षा विशेषज्ञ मित्र कह रहे हैं, तीनों ये कह रहे हैं, इस पर एक मत है कि कहीं ना कहीं इससे चाइना को नुकसान पहुंचा है। हो सकता है कम पहुंचाओ, परंतु ये शुरुआत तो है। हमने ये तो नहीं कहा कि पंडित नेहरू ने भारत का 60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना को सौंप दिया और संसद में वो जवाब देते हैं कि वहां घास भी नहीं होती। कम से कम यहाँ भारत माता के टुकड़े करके ऐसे गंदे जवाहर जी ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आपने अब किया तब भी अच्छा, पहले कर देना चाहिए था। लेकिन महिमा जी चूंकि कांग्रेस की ओर से क्या कहना चाहते हैं? जवाहर यादव ने काफी सारे आरोप भी लगाए हैं आप पर, जवाब दीजिए। जो बात कही कि उनकी फौज, उनकी सेना एक्लिमेटाइज नहीं है एक जंग के लिए, एक वॉर के लिए, हमारी जनता क्या एक्लिमेटाइज्ड है जैसे उनकी जनता एक्लिमेटाइज्ड है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना की वजह से? चाइना ने बहुत पहले से अमेरिकी ऐप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप को बैन किया हुआ है। हमारी जनता ये ऐप बैन होने के बाद डेस्कटॉप पर डाउनलोड करने, कौन कहता है आपसे ये ऐप डाउनलोड हैं? आप आज जाइए, इसे अनऑथराइज तरीके से डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हैं पूरे तरीके से। आप अगर गूगल पर जाके सर्च करेंगे चाइनीज ऐप बैन, तो लिखा हुआ आता है हाउ टू डाउनलोड देम ऑन योर डेस्कटॉप। फर्स्टली, नाउ सेकेंडली, मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने भी बात कही, हम अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने उनकी इकोनॉमी के ऊपर आघात किया है। सरासर असहमत हूं इस बात से और इस बात का पुरजोर विरोध करूंगी अपने इस क्लेम के साथ
कि हमारी इकोनॉमी, आपको आप यहाँ बैठे हुए एक भी पैनलिस्ट ने इस बात को नहीं उठाया, सेमीकंडक्टर से लेके फार्मास्यूटिकल्स से लेके टेलीकॉम तक हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। रॉ मटेरियल के लिए सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगाई गई अभी 1-2 वर्ष पहले। तो हम सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, कौन सा सेक्टर है, पीपीई किट्स और मास्क तक हमने चाइना से मंगवाए हैं, और वो भी स्टैंडर्ड जो कि आधी से ज्यादा वापस भी गए हैं। हम हर चीज के लिए तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी इकोनॉमी को जिस दिन चाहे अपाहिज कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो देखिए सीधा सीधा सवाल महिमा जी है कि आप इसके पक्ष में नहीं है कि चाइना के एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगे। आप पबजी पर प्रतिबंध लगाया तो आपको उससे असहमति है क्या? एक ग्लोबल एनवायरनमेंट सभी जो कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी चाइना जाते हैं, वहां की पार्टी के साथ साइन करते हैं और इसलिए राहुल गांधी को दर्द होता है। चीनी प्रधानमंत्री को झूला तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी झुलाते हैं। एक कमेंट जवाहर यादव जल्दी से, उसके पास बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। महिमा जी की बातों पर एक कमेंट। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चाइना प्रेम कांग्रेस का कैसा है वो महिमा जी के व्यक्तित्व से पता चल रहा है। आज इन्होंने कम से कम बड़ा दिल करते हैं। मेरे साथ ये डिबेट पे पहली बार बैठ रहे हैं, मैं इनके साथ पहली बार बैठ रहा हूँ, और हो सकता है इन्होंने अभी शुरुआत की हो क्योंकि नए प्रवक्ता बने, इनके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। परंतु ये कहते हैं कि जो पंडित नेहरू ने गलती की थी कि 60,000 वर्ग किलोमीटर के लिए, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगती है, और आज इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये आज कर्नल साहब डिबेट में बैठे हैं, आज हमारे पास गन तक नहीं थी। इन्होंने कहा कि पीपी किट नहीं है। क्या पीपी किट बनाने की जिम्मेदारी केवल मोदी जी की थी? क्या मनमोहन सिंह के 10 साल में क्या किया? एक मिनट महिमा जी मेरे बात। परंतु इसी संक्रमण काल में, इसी कोरोना में भारत आज पीपी किट में आत्मनिर्भर हो गया, और आज ये स्थिति होगी कि वो दूसरे देशों को बेच रहा है। इसका मतलब भारत के लोगों में क्षमता थी, उन्होंने प्रूव किया। वो देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा हमारा स्थानीय उत्पाद हम चुनौतीपूर्ण स्वीकार करते हैं, उन्होंने करके दिखाया। तो और दूसरा, 1991 में पी चिदम्बरम जी खुले अर्थव्यवस्था देश में लेके आए, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे। जवाहर यादव जी आते हैं, आपके पास आते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, वो बार बार बीच में कहते हैं झुला तो आप झुलाते थे। लेकिन चलिए आयुष, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि साइबर एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम इसे मानसिक तरीके से पड़ने वाले प्रभाव को देखें, बच्चों पर, आम आदमी पर, कितना एक प्रभाव आप इसे देखते हैं एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर? एक डाटा चोरी होना ये एक विषय है, और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना भी एक विषय है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है उस पर कितना असर पड़ रहा था इन गेम्स का? देखिए, जनरेशन पे कितना फर्क पड़ रहा है, उससे पहले मैं पिछले कुछ बातों का जवाब भी देना संक्षेप में चाहता सर, हूं। समय नहीं है, बिल्कुल संक्षेप में। मैं चाहता हूं एक एक कमेंट सबके हो जाएं। जी हाँ, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं कि 2009 में चाइना ने भी 1.3 मिलियन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कहते हैं कि ब्लॉक करना या फिर बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं फिर सॉल्यूशन है क्या। और जहां तक दूसरी बात है कि क्या परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, तो ये हम देखते हैं ऑलरेडी कि हमारे बच्चे कितना समय किस चीज पे लगा रहे हैं। सरकार किसी न किसी तरीके से, और कहते कि चाइना की इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एक डेटा देता हूं, सिंस जुलाई 2019 से सिर्फ इंडिया में $28 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया पबजी ने, सिर्फ इंडिया से। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा। और आप जान लें कि पबजी एक ऐसा गेम हो करके इंडिया में आ गया था, जो अभी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये तो सरकार के अंदर के लोग बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में ये इतना बड़ा साइबर अटैक के रूप में या फिर सामने आ सकता था, जिससे किसी न किसी तरीके से उन सभी डेटाओं को अलग जगह पे पहुंचाया जा सकता था जहां पर हमारे डेटा नहीं पहुंचने चाहिए। ठीक है। अंकुर आप एक कमेंट चाहता हूं कि जो जनरेशन को लिहाज से हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें मेरा कमेंट ये है कि जनरेशन के लिहाज से तो ये जो एप्लीकेशन जितनी भी आ रही हैं जी, ये जरूरी है। आप अगर इसको थोड़ा पीछे 5 साल का या 10 साल बाद जाके देखेंगे, जो आज की पोजीशन है, अगर हमारे पास ये डिजिटलाइजेशन नहीं होता, बच्चों के पास टैब नहीं होते, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता, या बच्चों को चलाना नहीं आता, या बच्चों को वेरियस एप्लीकेशन नहीं आती,
तो आज की डेट में जो बच्चे अंकुर सीधा सवाल है कि पबजी बंद किया गया वो ठीक है या नहीं है? मुश्किल हो जाता है। पबजी बंद किया गया वो ठीक है या नहीं है? दूसरा जो मैं आपको इसमें गौर करने वाली बात बता रहा हूँ जी, जो 250 एप्लीकेशन इन्होंने बंद किए हैं वो किए हैं जिनपे गवर्नमेंट का रेवेन्यू नाम मात्र का आता है। और जो जैसे अभी आप देखिए अगले 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली में पूरा चाइना का माल यहाँ पे हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बिकेगा, तो वो पूरा वहां से इंपोर्ट होके माल आएगा। और लेकिन अंकुर जी, क्या आप चाइनीज सामान को इस्तेमाल करते हैं? इंडिया के क्या आप चाइनीज सामान को इस्तेमाल करते हैं? इतना स्तर पर आता है तो वो कौन खरीदते हैं? ये वही मैं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में आता है, इंडिया में हम सबकी जिम्मेदारी भी तो ये बनती है कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, हम नहीं खरीदें उससे। बिल्कुल करें, मगर आप साथ के साथ देखें ना, चाइनीज का हमें अल्टरनेटिव भी तो चाहिए। अगर आप किसी बिजली की दुकान में जाएंगे वहां पे 90% सामान चाइनीज मिलेगा आपको। जब बल्ब खरीदते हैं आप तो 90% सामान चाइनीज है, तो आप कैसे चला? आयुष आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आपको यानी लोकल को जो वोकल के लिए है ठीक है अंकुर जी, ठीक है। आयुष कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अंकुर, आप जो इस बात को कह रहे हैं कि इससे रेवेन्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे समझे कि उसको बैन करने, उसको बंद करने वाले कौन होंगे? आप और हम ही होंगे। अगर हम लेना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं सरकार भी करेगी। और जहां तक आपकी बात है लोकल फॉर लोकल, तो फिर हमें इसको लेकर के आगे आना होगा। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था है, जो मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, तो हम लोग इसको लेकर के ऑलरेडी अवेयर करते हैं लोगों को कि आप वोकल फॉर लोकल होइए, आप आइए सामने, चीजों का बहिष्कार कीजिए। सब कर्नल साहब ठीक है, कर्नल साहब, बच्चों के भविष्य के लिहाज से ये तमाम एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और दूसरा साथ साथ में ये भी सवाल कि इसके बाद जो गीदड़ भभकी चाइना की है उसके मायने क्या हैं? जी, आज हम क्या प्रश्न आप दोबारा से? जी कर्नल साहब, पबजी को लेकर के देखिए, ये एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चाइना की बाकी जितनी एप्लीकेशन है वो बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और साथ ही साथ जो चाइना जिस तरह से इन बंद होने के बाद में जिस तरह से घबराया हुआ है, जिस तरह से गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके मायने क्या हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, वॉर के ऑब्जेक्टिव कई होते हैं। जो वन ऑफ द एम ऑफ द वॉर इज क्रिपलिंग द इकोनॉमी ऑफ ए एडवर्सरी, दुश्मन की आर्थिक स्थिति को तबाह करना। यह एक नेशनल एम होता है लड़ाई के अंदर, ब्लीड द इकोनॉमी ऑफ एनिमी। तो ये गवर्नमेंट और नागरिक हमारे देश के, ये इनको लेना चाहिए और देशभक्ति का एक जज्बा रखना चाहिए और एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। और इसमें सभी नागरिक, उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर, इनको मुहिम, जैसे मैंने आपको जापान का एग्जांपल दिया, इजराइल, ये लोगों के जो नागरिक हैं उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर है, उनके लिए देश सर्वोपरि है। तो ये जो अभियान है ये नागरिकों का अपना अभियान है और गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स भी बहुत सहयोग है, उनको ऑल्टरनेट देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इस पे लगाना चाहिए कि जो हम आत्मनिर्भर हो जाए और हम बड़ा एक मार्केट का कर्नल साहब, आप मानते हैं कि अच्छा कदम है और ऐसे कदम उठने चाहिए? और अंकुर जो कह रहे थे कि पेटीएम और बाकी एप्लीकेशंस भी प्रतिबंधित होनी चाहिए, लेकिन महिमा जी सीधा सवाल, बच्चों पर जिस तरह का असर पड़ रहा था, आपको नहीं लगता कि इस तरह की एप्लीकेशंस प्रतिबंधित होनी चाहिए? पहले नहीं हुई तो अब हो रही है, तो अब आप क्या विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? और जैसे कि बीजेपी कह रही है कि आप जब भी कुछ सरकार कदम उठाती है आप सिर्फ विरोध के लिए कह देते हैं कि तो गलत है। क्या हम इतना असक्षम राष्ट्र हैं कि हम माता पिता होने के नाते, जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे नहीं तो आत्मनिर्भर होंगे कैसे? जी, हम अपने बच्चों को ये बताने में असक्षम है क्या कि कौन सा ऐप बढ़िया है और कौन सा घटिया है? उसके लिए हमें सरकार के प्रतिबंध की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो मेरा फाइनल कमेंट है, पबजी बैन हो गए और ये सब ऐप बैन हो गए, ये एक भ्रम है। वास्तविकता, आप डेस्कटॉप पर जाकर
APK अनऑथराइज्ड ऐप डाउनलोड कर खुद जान सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए। देखिए, आज देश को ये तो ध्यान में आ गया, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मेरे मित्र महिमा जी हो, जब चाइना पर कुछ ना कुछ होता है तो दर्द इस पिंजरे में बंद तोते पर होता है, जो कांग्रेस इसका नाम है। जब आप चाइना पे अटैक करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो, चाहे सैनिक युद्ध करे, परंतु मुझे लगता है उस तोते की जान यहाँ कांग्रेस में बसी हुई है। वहां हमारा सैनिक एक गोली चलाता है, कांग्रेस को दर्द होता है। तो आज देश ये जान चुका, इसलिए कांग्रेस उसके पक्ष में रहती है, विरोध में रहती है, वो मायने में नहीं है। पूरा देश आज हर रूप में, क्योंकि आज पूरे चाइना के प्रति पूरे विश्व में एक माहौल बन गया है। कोरोना के कारण भी पूरा विश्व आज चाइना को सबक सिखाना चाहता है। उसके बहाने आज भारत को एक अवसर मिला है आत्मनिर्भर होने का। आज दो चीजें महंगी भारत के लोग खरीद लेंगे, क्योंकि वो देश में बनी हुई होंगी, वो सस्ते के रूप में नहीं जाएंगे। आज महात्मा गांधी जी का जो सपना था ना, जिस तरह से उन्होंने सब विदेशी का बहिष्कार किया था, आज हम चाइना का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अंकुर जी बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं जवाहर जी वो कह रहे हैं कि विकल्प तो हमारे सामने हो, कम से कम आम लोगों को बेहतर बनाना चाहते थे। तो मुझे लगता है महात्मा गांधी का सपना अब पूरा होने जा रहा है। देश आत्मनिर्भर बनेगा, अपने दम पर बनेगा, चाइना के विरोध के बाद भी बनेगा, कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी बनेगा। आयुष जी जल्दी से मैं कमेंट चाहता हूं कि बच्चों पर इसका किस तरह से नेगेटिव असर पड़ रहा था। लगातार ये कहा जा रहा था, देखिए कई बार हादसे भी सामने आए, कई तरह की लड़ाइयां भी सामने आई, बच्चे किस तरह से इस तरह के एप्लीकेशंस में घुस गए थे, परेशान थे। तो कई माता पिता तो खुश है इस बात से कि PUBG प्रतिबंधित हो गया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट में इसको लेकर के PIL दाखिल हुई थी। और जहां तक बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा कि क्या गार्डियन इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को बता पाए कि ऐप कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो आप इस बातों को समझ लें। कभी कभी कहा जाता है कि बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी होता है, तब अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो उनको समझाया जाता है। सरकार एक तरीके से हमारे देश में इस तरीके की होती है कि वो समझाती है, अगर कुछ गलती होती है तो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। और जहां तक मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि PUBG जो मैं पहले बोल रहा था कि पहले PUBG मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, ये PUBG डेस्कटॉप पे चला करता था, जो साउथ कोरियन की कंपनी की ब्लू वो चलाती थी। इसको चाइना में बैन कर दिया था। उसके बाद एक टेंसेंट नाम की कंपनी थी, चाइनीज कंपनी, जिन्होंने उस कंपनी के साथ में टाई अप किया, ब्लू होल के साथ टाई अप किया और उसे लगा कि इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, उसने टाई अप किया। उसके बाद चाइना ने इसको अप्रूव किया अपने देश में चलाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितने चाइना कोई भी बाहर के देश की एप्लीकेशंस यूज नहीं करता, सब वो अपने स्तर पर बनाता है और अपनी ही एप्लीकेशन यूज करता है। ना चाइना में व्हाट्सएप चलता है, ना चाइना में फेसबुक चलता है, ना ही चाइना में बाकी एप्लीकेशन चलती है। अंकुर जी जल्दी से कमेंट आपका चाहता हूं इस पर। साउथ कोरियन की कंपनी इसको चला। आखिरी कमेंट अंकुर जी, अंकुर कपिल आखिरी कमेंट इस पर एक आपका। ये देखिए, मेरा कमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, मगर धीरे धीरे इस शुरुआत का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं या इंडिया की जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ के ये सारे ऑल्टरनेटिव बनाने पड़ेंगे, तो जिससे कि चाइना को हम ज्यादा चोट पहुंचा सकें। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे तो हमारे देशवासी तो पहले ही विदेशी यूज करेंगे ना, चाइनीज एप्लीकेशन क्यों नहीं? आप यही कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम सबको मिलकर के देखिए आत्मनिर्भर बनना होगा, ये भी एक बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ महिमा जी आपका भी शुक्रिया, आयुष आप भी हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर कपिल आपका भी शुक्रिया, रिटायर्ड कर्नल साहब संतपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सरकार ने कदम बढ़ाया है और सरकार लगातार इस बात को लेकर के लोगों से आह्वान कर रही है कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में हम सबको सोचना चाहिए। तो इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर हम सभी को देखना चाहिए। नमस्कार। Associate sponsor, Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule.